अच्छा जी, तो आज जो है हम अपनी लास्ट क्लास स्टार्ट करें। तो इस लास्ट क्लास में हमने कोई भी जो है वो अपना प्रैक्टिकल स्टफ आपके साथ डील नहीं करना। इस लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो मेजर एरिया रह गया है वो कुछ थियोरेटिकल है, जो अगले 1 से 1.5 घंटे में हम मुकम्मल करेंगे। फिर आपको फाइनली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे एंड देन फिर आपकी क्लास जो है वो हम फिनिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि मैं आपके साथ जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहा था, तो उन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स के अंदर मेरे पास जो है वो, मैंने वैसे तो आपके साथ काफी सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स इसके डील कर लिए थे। अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू हो गया, की एलिमेंट्स ऑफ रिसीवेबल पॉलिसी हो गया, ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो गया, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड। फिर उसके बाद जो है वो वाई कैश फ्लो प्रॉब्लम्स अराइज की बात हुई, मेथड्स ऑफ यूजिंग कैश शॉर्टेजेस की बात हुई, वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, फाइनेंसिंग पॉलिसी जिसमें कंजर्वेटिव अग्रेसिव मॉडरेट अप्रोच थी वो आपके साथ डिस्कस की। फिर उसके बाद रीजंस फॉर होल्डिंग कैश में ट्रांजैक्शनरी नीड, प्रिकॉशनरी नीड, स्पेक्युलेटिव नीड आपके साथ डिस्कस हुई। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में हमारी क्या चीज बाकी है? एक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी और एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? लिक्विडिटी। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी, जिनकी वजह से आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चाहते हो। लेकिन एक छोटा सा मसला ये है, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में ना कॉन्फ्लिक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों एक साथ अचीव करने में ना बड़ी मुश्किलात है। एक रूटीन मसला है कि इंसान जब भी प्रॉफिट के चक्रों में जाता है ना, उसकी लिक्विडिटी चली जाती है, और इंसान जब भी लिक्विडिटी के चक्रों में जाता है ना तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चली जाती है। मैं आपको उसकी 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। अगर इंसान को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए ना, तो उसको अपना सारा कैश में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, उससे प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन कैश सारा चला गया तो लिक्विडिटी गई। अच्छा, इंसान ने कहा चलो यार मैं कैश इन्वेस्ट नहीं करता, निकाल के अपने पास रख लेता हूँ। अपने पास निकाल के रखा तो लिक्विडिटी तो आ गई, क्या चली गई? प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या दोनों में क्लैश है, दोनों एक साथ नहीं अचीव हो पा रहे। फिर एक बंदे ने कहा यार बहुत सारी क्रेडिट सेल कर दो, बहुत सारी उधार सेल कर दो। बेटा बहुत सारी उधार सेल की तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है उधार के चक्रों में पैसा ब्लॉक हो गया ना, लिक्विडिटी चली गई। आपने इस चक्कर में क्रेडिट सेल ही नहीं की। बेटा क्रेडिट सेल नहीं की तो पैसा ब्लॉक तो नहीं हुआ, लिक्विडिटी तो रही, लेकिन जाहिर है क्या लूज हो गई? क्रेडिट सेल नहीं की तो प्रॉफिटेबिलिटी चली गई। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा अपने पास रख ली तो बेच के प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन पैसा ब्लॉक हो गया, लिक्विडिटी चली गई। आपने क्या इन्वेंट्री रखने बंद कर दो तो पैसा तो ब्लॉक नहीं होगा, लिक्विडिटी रहेगी, लेकिन क्या चली जाएगी? प्रॉफिटेबिलिटी। के बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट कहां से आएगा? इसलिए दोनों ऑब्जेक्टिव्स में ना आपस में क्लैश है। तो कंपनी को एक चीज बड़े सुकून से रियलाइज कर लेनी चाहिए कि वो दोनों चीजें एक साथ अचीव नहीं कर सकती। या तो प्रॉफिट चाहिए या लिक्विडिटी चाहिए, कोई एक चीज की तरफ जाए। अगर दोनों चाहिए तो दोनों में बैलेंस रखें, थोड़े प्रॉफिट थोड़ी लिक्विडिटी में खुश रहे। ठीक है। फिर इसके बाद है जीआईटी, विच इज जस्ट इन टाइम अप्रोच। जस्ट इन टाइम या जेआईटी अप्रोच क्या कहती है? जस्ट इन टाइम या जेआईटी अप्रोच ये कहती है कि आप goods shall only be produced and purchased, only be produced and purchased when required by customer। गुड्स सिर्फ तभी प्रोड्यूस और परचेज करो जब कस्टमर रिक्वायर करे, नॉट अर्ली, so that stocks build up, and not late, so that customer has to wait। जेआईटी कहती है किसी तरीके से इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कम से कम कर दो। जेआईटी कहती है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट की तरह कम से कम कर दो, इन्वेंट्री कम से कम रखो, गुड्स सिर्फ तभी प्रोड्यूस करो या तभी बनाओ जब कस्टमर को चाहिए हो,
ना आप बहुत जल्दी करो, जल्दी करोगे तो स्टॉक्स बिल्डअप हो जाएंगे, ना बहुत लेट करो, लेट करोगे तो कस्टमर्स को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे कंपनी को कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। होल्डिंग कॉस्ट सेव्ड, और फाइनेंस कॉस्ट सेव। जेआईटी से फायदे होते हैं, हमें इन्वेंट्री कम रखोगे तो होल्डिंग कॉस्ट बचेगी, और पैसा ब्लॉक नहीं होगा तो फाइनेंस कॉस्ट बचेगी। ठीक है, जेआईटी के दो एडवांटेजेस है कि आपकी इन्वेंट्री कम होगी तो होल्डिंग कॉस्ट भी बचेगी, फाइनेंस कॉस्ट भी बचेगी। लेकिन बेटा जेआईटी के डिसएडवांटेजेस भी हैं। लॉस्ट गुडविल इफ गुड्स डोंट अराइव ऑन टाइम। गुड्स टाइम पे नहीं हुआ है, जैसे आप तो इन्वेंट्री रख ही रहे हो ना, गुड्स टाइम पे नहीं आए, कस्टमर नाराज होगा, गुडविल जाएगी। और जल्दबाजी के चक्करों में ना कभी कभार क्वालिटी पुअर मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको एक बात पता होनी चाहिए जेआईटी के हवाले से। ठीक है, एक लास्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल एरिया, हाउ टू मैनेज ओवरसीज डेटर्स। लोकल डेटर्स आपने यहाँ क्रेडिट सेल की, इनको तो मैनेज करना आसान है। ओवरसीज बाहर के डेटर्स को कैसे मैनेज करोगे? अगर कोई बाहर आपने क्रेडिट सेल की है तो वहां के डेटर्स को कैसे मैनेज करो? बेटा ओवरसीज डेटर्स को मैनेज करने के लिए ओवरसीज फैक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, कि आप बाहर के ममालिक में फैक्टर्स को अपॉइंट कर लो जो रिसीवेबल्स को मैनेज करके दें आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस करवा सकते हो कि वहां आपके ओवरसीज डेटर ने पैसे खाए तो मसला हो, इंश्योरेंस से पैसे क्लेम हो जाए। या फिर आप इसमें वहां के किसी बैंक से क्या ले सकते हो, गारंटी, कि ओवरसीज डेटर ने आपके पैसे खाए ना, तो आप जो है किसी बैंक से गारंटी ले सकते हो कि वो पे करे। असल में देखो ओवरसीज सेल्स में एक बड़ा मसला है, आप माल भिजवाते हुए भी डरते हो, और सामने वाला जो है, आप माल भिजवाते हुए भी डरते हो, और जो है सामने वाला पैसे देते हुए डरता है। जैसे सीधी सी बात है, मुझे अगर किसी को हाँ सॉरी, एक बच्चे का जरा ओपन नहीं हो रहा था वेबिनार। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था ओवरसीज सेल्स में ना एक बड़ा मसला है देखो, कि लेट सपोज आपने किसी को सेल करनी है यूएई। अब आपको सेल करते टाइम हमेशा डर होगा कि यार इसने माल ले लिए, पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, तो आप माल भेजते टाइम डरोगे। अच्छा, उसको ही डर होगा मैंने एडवांस पैसे दे दिए और फिर इसने माल नहीं भिजवाया तो क्या करूंगा। लोकल सेल में तो ऐसे मसले नहीं है ना। कराची में किसी कस्टमर को आप अगर सेल कर रहे हो तो उधर तो ये आपने माल जाके देख लिया, उसने माल भेज दिया, कुछ ना कुछ रेफरेंस निकल आएगा। बाहर आप किसी को यूके जो है वो माल भेज रहे हो, आपने डर लगता है आपको, भाई के माल भेज दिया पैसे नहीं आया तो क्या करूंगा, मैं कहाँ पकड़ूंगा इसको जाके, वीजा भी नहीं मिलेगा। उसको ये होता है कि भाई यार मैंने इसको जो है वो पहले एडवांस माल दे दिया, फिर इसने पैसे, सॉरी मैंने इसको एडवांस पैसे दे दिए और इसने माल नहीं भिजवाया तो मैं क्या करूंगा। ये बड़े मसले हैं। इसलिए ओवरसीज डेटर्स की मैनेजमेंट के लिए आप बाहर का फैक्टर अपॉइंट कर सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो कि आपके पैसे खाए आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे दे, या फिर आप फाइनली बैंक गारंटीज ले सकते हो कि बैंक से किसी गारंटी ले लो कि यार अगर इसने पैसे खाए तो आप दे देना। ठीक है, यहाँ आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के तमाम थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो गए। सही है। अच्छा, आप याद है ये आपके पूरे 6 सेक्शन जब खत्म हुए तो मैंने कोर्स आउटलाइन में आपको बताया था दो सेपरेट थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। एक है आपके पास इस्लामिक फाइनेंस का जो मैं आपके साथ कवर कर चुका हूँ, और एक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपका टॉपिक रह गया, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपके पास एमसीक्यूज में टेस्ट होगा एरिया माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये सिर्फ आपके पास एमसीक्यूज में टेस्ट होगा।
तो मैं इसके लिए आपको एक 3-4 पेज हैंडआउट दे रहा हूँ, जरा व्हाट्सएप पे उसको देखें, वहां से हम इसके कवर करेंगे तमाम एस्पेक्ट्स को, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये चीज आपके पास एमसीक्यूज और एमटीक्यूज के अंदर टेस्ट होनी है ना, तो इफेक्टिवली इसके अंदर जो है वो डेफिनेशंस वगैरह का बड़ा अहम गेम है। तो आप जरा कोशिश कीजिएगा कि अपन तमाम डेफिनेशंस को जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से सुने। अच्छा, मैंने आपको कुछ पेजेस का हैंडआउट दिया है, एक पेज अभी और आएगा थोड़ी देर बाद, सही है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना, वो पेज नंबर 1 पे एक पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आपको मालूम होना चाहिए इंटरमीडियरी किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, इंटरमीडियरी हम कहते हैं किसी मिडलमैन को, इंटरमीडियरी हम कहते हैं किसी मिडलमैन को, सही है। कोई भी ऐसा मिडलमैन जो दो पार्टीज को मिला है ना, उसे हम कहते हैं इंटरमीडियरी। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंक में आप पैसे जाके डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है। अच्छा, कोई बोरो करने जाता है तो बैंक उनको अलग से थोड़ी पैसे देता है। आपने पैसे डिपॉजिट कराए थे, किसी ने कर्जा लेना है तो बैंक ने आप ही का पैसा उसको कर्जे में दे दिया, ऐसे ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपको बैंक से कर्जा लेना है तो बैंक कोई अपना पैसा थोड़ी छाप के आपको देता है। आपको कर्जा लेना है, थोड़े देर पहले कोई बंदा डिपॉजिट करा के गया था, आप 1 लाख डिपॉजिट करा के गए हो, आपको बैंक ने कहा 6% रिटर्न देंगे भाई, आपने दे दिया 1 लाख रुपए। थोड़े देर से बाद कोई 1 लाख कर्जा मांगने आया, बैंक ने आप ही का पैसा उठा के उसको कर्जा दे दिया 8% में, बीच में 2% में कट दिया। क्या बैंक प्रोवाइडर और यूजर ऑफ फाइनेंस को मिला रहे? तो बैंक इज एन इंटरमीडियरी, मिडल मैन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप मनी चेंजर के पास गए करेंसी सेल करने के लिए, आपने मनी चेंजर को बोला मुझे करेंसी सेल करनी है, उसने आपसे करेंसी ले ली। थोड़ी देर बाद कोई गया यार करेंसी बाय करने, तो मनी चेंजर ने अपनी थोड़ी करेंसी दी, आप ही की पड़ी हुई करेंसी बेच दी। तो मनी चेंजर भी देखो क्या कर रहा है, सेलर्स ऑफ करेंसी और बायर्स ऑफ करेंसी को मिला रहा है।
वो भी इंटरमीडियरी है। ठीक है। अच्छा, ये रियल स्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी एजेंट क्या करता है? बायर ऑफ प्रॉपर्टी और सेलर ऑफ प्रॉपर्टी को मिलाता है, वो भी क्या है? इंटरमीडियरी। अगर आप इस मिडल मैन को रिमूव कर दोगे ना, तो ये चीज कहलाती है डिसइंटरमीडिएशन। अगर आप मिडल मैन को रिमूव कर दोगे ना, तो ये चीज कहलाती है डिसइंटरमीडिएशन। अभी तमाम चीजें हैंड आउट पे लिखी हुई हैं भाई, लेकिन आप जरा सुन लें। मिडल मैन को रिमूव करके डायरेक्ट काम करना इज बेसिकली डिसइंटरमीडिएशन। जब बहुत से लोग ये काम करते हैं अभी, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी करेंसी डीलर के पास गए, कहा भाई मैं आपको $1000 बेचना चाहता हूँ। उसने कहा मैं आपसे 140 रुपए में लूंगा। बराबर वाले काउंटर पे एक साहब है, उन्होंने कहा भाई मुझे $1000 खरीदने। मनी चेंजर ने उसको बोला मैं आपको जो है ना 142 में दूंगा। आपने वो बात सुन ली और आपने बराबर वाले साहब को इशारा किया कि यार आप जरा बाहर आ जाओ। आपने उनको समझाया कि ये मेरे से डॉलर 140 में ले रहा है और आपको 142 में दे रहा है। एक काम करते हैं, हम 141 पे डील कर लेते हैं, मुझे भी ₹1 का फायदा, आपको भी ₹1 का फायदा। क्या आपने मिडल मैन स्टॉक ब्रोकर को रिमूव कर दिया? दिस इज कॉल्ड डिसइंटरमीडिएशन। ठीक है। प्रॉपर्टी एजेंट ने बायर सेलर्स को मिलाया, उन्होंने डिसाइड किया हम डायरेक्टली डील करते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट के साथ काम नहीं करना, ये डिसइंटरमीडिएशन हो गई। बैंक में बोरोइंग डिपॉजिट के लिए आप लोगों ने नहीं गया, आपने किसी को कर्जा चाहिए था, आपने उसको डायरेक्ट दे दिया, बैंक के थ्रू नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि बैंक के थ्रू चलते हैं ना, तो कोई भी पैसा खाने वाने का चांस नहीं होता, बैंक जिम्मेदार रहता है। डायरेक्टली काम करते हैं तो जाहिर सी बात है वो रिस्क का राइज हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर आपको एक नेक्स्ट बात पता होनी चाहिए। 3 किस्म की फाइनेंशियल मार्केट्स। एक फाइनेंशियल मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट, एक को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, और एक को कहते हैं यूरो करेंसी मार्केट। ठीक है। मनी मार्केट्स क्या होती है? मनी मार्केट्स ऐसी मार्केट्स को कहा जाता है जहां पैसों का, मनी का इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा होता है। मनी मार्केट्स ऐसी मार्केट्स को कहते हैं जहां पैसे का आउटफ्लो इनफ्लो चल रहा होता है, लाइक बैंक्स, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां पैसों का आना जाना लगा रहे ना, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? मनी मार्केट्स। ठीक है। फिर है कैपिटल मार्केट्स। व्हाट आर कैपिटल मार्केट्स? कैपिटल मार्केट्स हम कहते हैं स्टॉक मार्केट्स को। कैपिटल मार्केट्स कैसे कहते हैं हम भाई? स्टॉक मार्केट्स को। मनी मार्केट्स हैं जहां पैसे का आना जाना लगा रहा है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कैपिटल मार्केट्स हैं स्टॉक मार्केट्स, जहां स्टॉक्स की ट्रेडिंग चल रही होती है। ठीक है। और यूरो करेंसी मार्केट्स हैं ऐसी मार्केट्स जो स्पेसिफिकली यूरोजोन में, यूरोजोन समझते हो?
अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम डील करते हैं, मजीद कुछ टर्म्स की तरफ जाते हैं। तीन अब आप टर्म्स का मीनिंग और सुने। सिक्योरिटाइजेशन, यील्ड गैप और रिवर्स यील्ड गैप। अच्छा, ये यील्ड गैप और रिवर्स यील्ड गैप आप पढ़ तो पहले चुके हो, लेकिन नाम इनका भी पता लग रहा है आपको। यील्ड गैप क्या होता है? यील्ड गैप ये होता है, yield on shares is always higher than yield on debt। बेटा, शेयर्स पे, इक्विटी पे रिटर्न हमेशा डेट के मुकाबले में ज्यादा होता है। क्या तुमने वैक के तमाम सवालात में देखा था कि ई हमेशा बड़ा होता है केडी से? यील्ड ऑन इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन यील्ड ऑन डेट। जो के है ना आपका, इक्विटी होल्डर्स को जो रिटर्न दिया जाता है, वो डेट होल्डर्स के मुकाबले में हमेशा ज्यादा होता है। आपको मैंने कई बार पढ़ा है कि इक्विटी होल्डर्स थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेते हैं कंपनी में। जब इक्विटी होल्डर्स रिस्क ज्यादा लेते हैं ना, तो उनको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इसलिए के हमेशा बड़ा होता है किससे? केडी से, कि यील्ड ऑन इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन यील्ड ऑन डेट। अगर कभी उल्टा हो जाए ना, कि यील्ड ऑन डेट बड़ा हो जाए यील्ड ऑन इक्विटी से, तो इसका मतलब है कंपनी को रिवर्स यील्ड गैप फेस करना पड़ रहा है। यील्ड गैप इज अ नॉर्मल थिंग, कि रिटर्न ऑन इक्विटी हायर है रिटर्न ऑन डेट से। उल्टा हो रहा है ना, कि रिटर्न ऑन डेट ज्यादा हो जाए रिटर्न ऑन इक्विटी से, तो इसे हम नाम देते हैं कि कंपनी क्या फेस कर रही है बेटा? रिवर्स यील्ड गैप। सॉफ्ट हो रहे है ना? किधर है? अच्छा, इसके बाद ये है कि सिक्योरिटाइजेशन क्या है। देखिए, सिक्योरिटाइजेशन हम कहते हैं कन्वर्टिंग illiquid assets into asset backed securities। converting illiquid assets into asset backed securities। आप लोगों को कुछ एसेट्स के बारे में मालूमात होगी कि कुछ एसेट्स हमारे होते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स पता है कौन से होते हैं? जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में जल्दी, लिक्विड एसेट्स। गोल्ड हो गया, शेयर्स हो गए, हमको होता है ना फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इलिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो थोड़ा देर से कैश में कन्वर्ट होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी वगैरह। अगर कंपनी ऐसा करे कि अपने इलिक्विड एसेट्स को शेयर्स में कन्वर्ट करके बेचे, कि किसी को शेयर इशू कर दे और बोले यार बैकिंग के तौर पे ये एसेट या ये सिक्योरिटी ले लो, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? सिक्योरिटाइजेशन का। कि इलिक्विड एसेट जो मुश्किल से कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, उनको एसेट बैक शेयर्स में कन्वर्ट कर देना इज सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, फाइनली इस पेज की लास्ट डिटेल जो है वो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मनी मार्केट, जिसमें मैंने बताया बैंक्स में आते हैं, उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट जिसमें बैंक शैंक्स आते हैं, उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आपको डिटेल्स दे रहा हूं। 5 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बताने हैं। मनी मार्केट डिपॉजिट्स, सीओडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रिपोज, कमर्शियल पेपर्स और बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। मनी मार्केट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रिपोज, कमर्शियल पेपर्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ये 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको मालूमात पता होनी चाहिए। देखिए, जब हम पैसा बैंक में रखवाने जाते हैं ना, जब हम पैसा बैंक में रखवाने जाते हैं,
तो कई बार जो है ना वो बैंक में पैसा रखवाते हैं ना, तो बैंक बदले में हमें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स देता है। तो ये 5 किस्म के सर्टिफिकेट्स हैं: मनी मार्केट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रिपोज, कमर्शियल पेपर्स, बैंकर्स एक्सेप्शंस। ठीक है, क्या है ये जरा सुन लो। अगर आप बैंक में पैसा रखवाते हो जाके, अगर आप बैंक में पैसा रखवाते हो जाके और आप वो पैसा रखवाते हो फॉर 24 आवर्स टू 7 डेज, अगर आपने बैंक में जाके पैसा रखवाया फॉर 24 आवर्स टू 7 डेज, तो बैंक बदले में आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है विच इज कॉल्ड मनी मार्केट डिपॉजिट्स। मनी मार्केट डिपॉजिट्स उस सूरत में इशू किए जाते हैं जब आपने पैसा बैंक में 24 घंटे से 7 दिन के लिए रखवाया। सर क्या 24 घंटे के लिए भी पैसा रखवाया जाता है? बेटा बड़े बड़े इदारे जिनके पास 2-4 अरब रुपए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन के लिए, वो कहते हैं क्यों 3 दिन का इंटरेस्ट छोड़ो, रखवा दो बैंक में। तो अगर बैंक में आप अमाउंट रखवाते हो 24 आवर्स टू 7 डेज के लिए ना, तो बैंक बदले में आपको एक सर्टिफिकेट देता है विच इज कॉल्ड सीओडीज। सॉरी, मनी मार्केट डिपॉजिट्स। कि अगर बैंक में आपने पैसा रखवाया 24 घंटे टू 7 डेज के लिए, तो हम कहते हैं बैंक में बदले में एक सर्टिफिकेट देना है मनी मार्केट डिपॉजिट्स। ठीक है। अच्छा, अगर आपने बैंक में पैसा रखवाना है फॉर मोर देन 7 डेज टू 1 ईयर, अगर आपने बैंक में पैसा रखवाना है 7 दिन से लेके 1 साल तक, 1 लाख रुपए रखवा दिए बैंक में 7 दिन से लेके 1 साल तक, तो बदले में बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है विच इज कॉल्ड सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। अगर बैंक में पैसा 24 घंटे टू 7 डेज के लिए रखवा है, तो बदले में हमें एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, कौन सा? मनी मार्केट डिपॉजिट। अगर बैंक में पैसा हमने रखवाया है फॉर 7 डेज टू 1 ईयर, तो बदले में एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है विच इज कॉल्ड सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है। अच्छा, रिपो को 1 मिनट छोड़ो जरा, कमर्शियल पेपर। अगर कोई कमर्शियल एंटिटी बैंक में पैसा रखवाती है ना, तो मनी मार्केट डिपॉजिट और सीओडी इशू नहीं होता, उसको कमर्शियल पेपर इशू होता है। मनी मार्केट डिपॉजिट और सीओडीज नामी सर्टिफिकेट पता है किन लोगों को इशू होते हैं? मनी मार्केट डिपॉजिट और सीओडीज किन लोगों को इशू होते हैं? इंडिविजुअल्स को। अब अगर कोई प्राइवेट एंटिटी अपना पैसा रखवा रही है ना बैंक में, तो बदले में उसको सर्टिफिकेट इशू होता है विद द नेम ऑफ कमर्शियल पेपर। ठीक है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होती है? बैंकर्स एक्सेप्टेंस ये होती है कि आपको बैंक से कर्जा चाहिए, बैंक आपको कर्जा कैश फॉर्म में नहीं देगा, कैश आपके हाथ में नहीं देगा, आपसे पूछेगा कर्जा क्यों चाहिए, आप बोलोगे सप्लायर को पेमेंट करनी है, प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है। बैंक आपके बिहाफ पे सामने वाले को खुद पेमेंट कर देगा, आपके हाथ में कैश नहीं देगा कि आप पेमेंट कर दो, सामने वाले को खुद पेमेंट कर देगा आपको जिसको पेमेंट करनी होगी, और आपसे कहेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप हमें रीपे कर देना। ऐसा होता है ना कभी कभी, यार हमें मदद कर दो, हमें अस्पताल का बिल भरने के लिए पैसे चाहिए, तो कुछ लोग उनको कैश पैसे दे देते हैं, जाओ यार अस्पताल का बिल भर दो। कुछ लोग कहते हैं यार मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दे दो, मैं खुद बिल भर देता हूँ। तो बैंक भी यही करता है, आपको पैसे चाहिए कि अभी मुझे 10,000 रुपए सप्लायर को देने हैं, बैंक आपको कैश नहीं देता, बैंक कहता है यार सप्लायर का एड्रेस दे दो, अकाउंट नंबर दे दो, बैंक उसमें पैसे जमा करा देता है आपके ब्याज पे, और बदले में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो आप बैंक को अदा कर दो। दिस इज कॉल्ड बैंकर्स एक्सेप्टेंस। तो मनी मार्केट डिपॉजिट्स किन लोगों को दिए गए भाई? जिन्होंने पैसा बैंक में रखवाया 24 घंटे से 7 डेज के लिए। ठीक है। जिन्होंने 7 डेज से 1 ईयर के लिए पैसा रखवाया वो सीओडीज। अगर किसी प्राइवेट एंटिटी ने पैसा रखवाया ना, तो हमने कहा कि भाई वो बदले में बैंक इशू करता है कमर्शियल पेपर। आपने बैंक से कर्जा लिया, बैंक ने आपके बिहाफ पे डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट कर दी और आपसे कहा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे दो, दिस इज बैंकर्स एक्सेप्टेंस। रिपोस क्या होते हैं? रिपो निकला है रीपरचेस से। रिपो किससे निकला है? रीपरचेस से। रिपो या रीपरचेज में ना आप बैंक से जाके कर्जा लेते हो, रिपो या रीपरचेज में आप बैंक से जाके कर्जा लेते हो। लेट सपोज आपने बैंक से जाके 1 लाख ले लिए, बैंक कहता है एक सर्टिफिकेट लिख के दे दो मुझे, उस पे लिखो
कि मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए आपको बैंक से कर्जा चाहिए। ठीक है। बैंक कहता है कि यार 1 लाख रुपए जो है ना मैं आपको देता हूँ, लेकिन बदले में एक सर्टिफिकेट लिख के दो, उस पर मेंशन करो अपना नाम कि तुमने बैंक से 1 लाख लिए, और साथ ही साथ एक प्रॉमिस लिख के दो। क्या लिख के दो? प्रॉमिस, कि तुम ये सर्टिफिकेट बैंक से रीपरचेस करोगे, रीपो निकले रीपरचेस से, रीपरचेस करोगे 1,20,000 में आफ्टर 3 मंथ्स या 2 मंथ्स या 1 मंथ, जितने भी अर्स। सर इससे क्या हुआ? बेटा आपने बैंक से कर्जा लिया, बैंक ने आपको 1 लाख दे दिए, बदले में कागज लिखवा लिया आपसे कि भाई मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लिए इस कागज के बदले, और मैं वादा करता हूं कि मैं ये कागज 1,20,000 में रीपरचेस कर दूंगा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद आना, 1,20,000 बैंक को देके कागज रीपरचेस कर लेना। क्या बैंक ने आपसे 20,000 रुपए का नफा कमा लिया? दिस इज रीपो। तो अगर आपने बैंक में पैसा 24 आवर्स से लेकर 7 डेज तक रखवाया तो बैंक आपको बदले में मनी मार्केट डिपॉजिट नामी सर्टिफिकेट देगा। 7 डेज टू 1 ईयर रखवाए तो सीओडी इशू करेगा। कोई प्राइवेट बिजनेस रखवाएगा तो आपको जो है वो कमर्शियल पेपर इशू होगा। अगर बैंक से आप कर्जा लोगे, आपके ब्याज पे डायरेक्टली सप्लायर को या प्रॉपर्टी डीलर को पेमेंट हो गई जिस भी काम के लिए, और आपसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ले लिया जाएगा, दिस इज बैंकर्स एक्सेप्टेंस। और फाइनली आपने बैंक से कर्जा लिया, बदले में एक सर्टिफिकेट दे दिया 1 लाख रुपए में, और फिर रीपरचेस करने का वादा किया कि मैं ये सर्टिफिकेट रीपरचेस कर लूंगा 1,20,000 रुपए में। दिस इज कॉल्ड रीपो। बैंक को 20,000 रुपए का जाहिर है नफा हो गया। पेज नंबर 2 पे आ जाए जरा प्लीज। बाबा ला देगा, ठीक है? अच्छा भाई, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट इशू डील करना है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब इसमें भी कुछ बड़ी की डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले तो फर्क ये है, माइक्रो है छोटा लेवल, माइक्रो छोटा लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स और कस्टमर्स। माइक्रो छोटे लेवल को कहते हैं ना, माइक्रो छोटे लेवल को कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल फर्म्स कस्टमर लेवल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। मैक्रो है ना, बड़ा लेवल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स ऑफ और कस्टमर्स। अगर आप छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हो बिहेवियर फर्म्स का, कस्टमर्स का, इंडिविजुअल्स का, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना बिहेवियर स्टडी किया जाता है पूरी इकोनॉमी का। ठीक है भाई, तो पहला प्रिंसिपल डिफरेंस आ गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल्स का, कंपनीज का बिहेवियर, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल, मैक्रो बड़ा लेवल है, माइक्रो छोटा लेवल है। मैक्रो लेवल में बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल स्टडी किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमी को रन कौन करता है? बेटा इकोनॉमी को रन करती है गवर्नमेंट। इकोनॉमी को रन कौन करता है बेटा? इकोनॉमी को रन करती है गवर्नमेंट।
ठीक है ना। गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। वन इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, वन इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, वन इज कॉल्ड exchange rate policy, one is called green policy, one is called competition policy, and one is called external trade policy। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है माइक्रो लेवल का काम, छोटे लेवल का काम, इंडिविजुअल लेवल का काम, फर्म लेवल का काम। मैक्रो स्टडी करता है बड़े लेवल को, इकोनॉमी एज अ होल। मैंने कहा इकोनॉमी को रन कौन करता है बेटा? गवर्नमेंट रन करती है। गवर्नमेंट इकोनॉमी ऐसी रन नहीं करती। गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ग्रीन पॉलिसी, एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी। आपको मैं बताता हूं हर पॉलिसी में होता क्या है। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करने के लिए एक बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक होता है सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट से। मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक होता है सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट सेट करना है ना मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। जैसे आप टीवी पे सुनते होंगे कि स्टेट बैंक हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट सेट करने से। ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करने के लिए एक और पॉलिसी बनाती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक होता है पब्लिक स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन से। कहां कहां पैसा स्पेंड करना है पब्लिक पे और कहां कहां से टैक्सेस जनरेट करने हैं। टैक्सेशन रिलेटेड तमाम तर इंपैक्ट किसमें फॉल करते हैं बेटा? फिस्कल पॉलिसी में। ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमी रन करने के लिए तीसरी पॉलिसी बनाती है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या होती है? जिसमें आपको दूसरे मुल्कों के साथ करेंसी रेट्स का रिलेशन क्या रखना है। डॉलर का पीकेआर के साथ क्या रेट रखना है, डॉलर का दिरहम के साथ क्या रेट रखना है, पाकिस्तानी रुपए का रियाल के साथ क्या रेट रखना है। ये सब आता है एक्सचेंज रेट पॉलिसी में कि एक्सचेंज रेट जिस जिस चीज में भी सेट होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, फिर जो है बेसिकली गवर्नमेंट जो है ग्रीन पॉलिसीज बनाती है। ग्रीन पॉलिसीज हैं इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, कि कैसे हम इन्वायरमेंट को सपोर्ट करें। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल जो है वो हर ऑटोमोबाइल कंपनी को गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप जो है भाई इको फ्रेंडली कार्स बनाओ। हर गाड़ियों में देख रहे हो ना, नई गाड़ियों में इको फ्रेंडली का ऑप्शन आ रहा है। अभी इको फ्रेंडली कार्स क्या होती हैं? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार्स। ये गवर्नमेंट की ग्रीन पॉलिसीज है कि भाई आप जो है ना इको फ्रेंडली कार्स बनाओ। ये ग्रीन पॉलिसी का पार्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट फिर जो है एक और पॉलिसी बनाती है कंपटीशन पॉलिसी। कंपटीशन पॉलिसी है मोनोपोलीज और कार्टेल्स अवॉइड करके फेयर कंपटीशन इंकरेज करना। आप बताएं, आप मुल्क में 4-5 सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो 4 या 5 सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, 5-6 सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सब जो है मिलके कार्टेल बना के कीमतें जो है वो बहुत आगे लेके चले जाएं, कीमतें जो है वो बहुत बढ़ा दें, तो अल्टीमेटली पब्लिक तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगी। कीमतें अगर बढ़ा दें तो पब्लिक तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को एक और पॉलिसी रखनी पड़ती है विद द नेम ऑफ कंपटीशन पॉलिसी। कंपटीशन पॉलिसी में गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो है किसी तरीके से फेयर कंपटीशन करे, जो मोनोपोलीज कार्टेल्स ये सब जो है वो अवॉइड हो जाए।
टेलीकॉम सेक्टर है हमारा मुल्क का, 3-4 कंपनीज के हाथ में सेल्यूलर पावर्स है मेन, वो सब मिल जाए और पब्लिक को लूटना शुरू कर दें तो इसके लिए गवर्नमेंट की कंपटीशन पॉलिसीज होती हैं जो मेक श्योर करती हैं कि यार मोनोपोलीज अवॉइड हो। और फाइनली एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड में अनियंस की ट्रेडिंग हो रही है, आटे की ट्रेडिंग हो रही है, वीट की ट्रेडिंग हो रही है, राइस की ट्रेडिंग हो रही है, कितनी ड्यूटीज रखी जाएं, कितने टैरिफ्स रखे जाएं। अगर किसी ने हमारे गुड्स पे बहुत ज्यादा टैरिफ्स रखे हुए हैं तो हम उनके ऊपर भी टैरिफ चार्ज करें, किसी ने हमारे ऊपर ड्यूटीज और टैरिफ्स रिलैक्स किए तो हम भी उनकी प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज और टैरिफ्स रिलैक्स करें। ये सब आता है एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी में। सर इसका एमसीक्यू आएगा किस तरह? देखो पास्ट पेपर्स में कई बार ये एमसीक्यूज विटनेस किए गए हैं जिसमें सवाल इस तरीके से आते हैं कि सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कम्स अंडर विच पॉलिसी, सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कम्स अंडर विच पॉलिसी। तो भाई सेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स किस पॉलिसी में आते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में। फिर एक सवाल आया कि टैक्सेशन वगैरह कम्स अंडर विच पॉलिसी, तो हम कहते हैं टैक्सेशन वगैरह किस पॉलिसी में आते हैं? फिस्कल पॉलिसी में। फिर कभी कभार आते हैं कि भाई इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू विच पॉलिसी, तो हम कहते हैं ग्रीन पॉलिसी। तो ये आपको इस किस्म से पता होना चाहिए कि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़े छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स को स्टडी करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो पूरे गवर्नमेंट लेवल की इकोनॉमी को स्टडी करती है। इकोनॉमी को रन कौन कर रही होती है? गवर्नमेंट। तो हमने कहा गवर्नमेंट इकोनॉमी रन करने के लिए ना कुछ डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। गवर्नमेंट इकोनॉमी रन करने के लिए जो पहली पॉलिसी बनाती है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक होता है इंटरेस्ट रेट सेट करने से, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी रन करने के लिए एक और पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक स्पेंडिंग, टैक्सेशन। एक्सचेंज रेट पॉलिसी बनाती है जिसका ताल्लुक एक्सचेंज रेट से होता है, करेंसी रेट्स क्या रखने। इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाती है जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन पॉलिसीज। मोनोपलीज कार्टल्स कैसे अवॉइड किया जाए, मुल्क के अंदर कंपटीशन फेयर कैसे इनकरेज किया जाए, इसके लिए कंपटीशन पॉलिसीज है। और दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड में क्या ड्यूटीज क्या टैरिफ्स रखने, ये सब एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। अच्छा आजकल गवर्नमेंट एक और पॉलिसी पे बहुत काम कर रही है विच इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। आजकल गवर्नमेंट्स एक और बहुत पॉलिसी पे काम कर रही है विच इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। अच्छा आप सबको प्राइवेटाइजेशन में और नेशनलाइजेशन में फर्क पता होना चाहिए। आप सबको प्राइवेटाइजेशन में और नेशनलाइजेशन में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में और नेशनलाइजेशन में फर्क क्या है? देखें अगर कोई गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टीज की बिजनेसेस को अपने कंट्रोल में ले लेती है ना, दैट इज नेशनलाइजेशन। क्या आप मिसाल के तौर पे कोई टेक्सटाइल मिल के मालिक थे, गवर्नमेंट ने कहा भाई हम इसको नेशनलाइज कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, नेशनलाइजेशन है। आप किसी स्टील मिल के मालिक थे, गवर्नमेंट ने कहा हम इसको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, दिस इज नेशनलाइजेशन। प्राइवेट बिजनेसेस को अपने कंट्रोल में ले लेना ना इज बेसिकली नेशनलाइजेशन। लेकिन गवर्नमेंट के अपने कुछ ओन्ड बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट के अपने कुछ ओन्ड बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट ओन्ड चीजों को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देना, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। कि पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अभी गवर्नमेंट ओन्ड है ना, उसको स्टेट ओन्ड है ना, स्टेट ओन्ड चीजों को प्राइवेट शेयर होल्डर्स को बेच देना, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देना इस प्राइवेटाइजेशन। पीटीसीएल पाकिस्तान टेलीकॉम जो है वो गवर्नमेंट के पास था, उसके गवर्नमेंट ने 26% स्टेक्स जो है वो अबराज ग्रुप को दे दिए, इस वाज प्राइवेटाइजेशन। के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेची गई, सॉरी पीटीसीएल एतिसालात को बेची गई, के इलेक्ट्रिक जो है वो अबराज ग्रुप को बेची गई। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? अपनी स्टेट ओन्ड चीजों को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिया, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? इमीडिएट मनी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास फौरन पैसा आ जाता है, प्राइवेटाइज करोगे चीजों को बेचोगे फौरन पैसा आ जाएगा। रिड्यूस पॉलिटिकल मेडलिंग। अब जब स्टेट के पास से प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास आ जाएंगी तो उसमें पॉलिटिकल मेडलिंग इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। स्टेट के पास होती है ना तो यार पॉलिटिकल चक्करों में पॉलिटिकल भर्तियां और ये सब मसले मसाइल होते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास आ जाएगी तो पॉलिटिकल मेडलिंग कम हो जाएगी। और एक और एडवांटेज होता है वाइडर शेयर ओनरशिप।
पहले ओनरशिप सिर्फ स्टेट के पास होती है, अब इतने सारे इन्वेस्टर्स के पास आएंगे, जाहिर है उसमें स्किलफुल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फायदा होगा, वाइडर शेयर ओनरशिप होगी, बहुत सारे स्किल्ड लोगों के पास भी कंपनी के शेयर आ सकेंगे। ठीक है, अब जरा पेज नंबर 3 पे आ जाएं भाई। इसमें कुछ बातें, ये सेकंड लास्ट पेज है हमारा। स्टेक होल्डर टाइप्स, ये आपने कुछ इस पेज की चीजें अपनी अर्लियर स्टडीज में ही पढ़ी होंगी स्टेक होल्डर टाइप्स के हवाले से, कि स्टेक होल्डर टाइप्स एक बिजनेस की कौन कौन सी होती है। 3 किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल। तीन किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के। ठीक है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। हु आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स? इंटरनल स्टेक होल्डर्स हम ऐसे स्टेक होल्डर्स को कहते हैं जो हर वक्त बिजनेस के अंदर होते हैं, लाइक एम्प्लॉइज, लाइक मैनेजमेंट। ठीक है भाई, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हम ऐसे स्टेक होल्डर्स को कहते हैं जो हर वक्त कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं, लाइक एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, हर वक्त अंदर मौजूद होते हैं ना, इंटरनल स्टेक होल्डर्स है। कनेक्टेड जो हर वक्त बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, शेयर होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, बैंक्स। आपको नहीं लगता ये रोजाना डेली बेसिस पे कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं? बैंक हर वक्त कनेक्टेड होता है हमारे पास, कस्टमर सप्लायर्स हर वक्त कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं। और जो हर वक्त कनेक्टेड नहीं होते लेकिन फिर भी उनके कंपनी में स्टेक्स होते हैं, वो एक्सटर्नल होते हैं, लाइक गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, लोकल कम्युनिटी। ये अंदर नहीं होते, इंटरनल नहीं है, हर वक्त कनेक्टेड भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल इनके कंपनी में स्टेक्स होते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेशन में, रेगुलेटरी बॉडीज में कोई रेगुलेशन तो बीट नहीं कर रहे, लोकल कम्युनिटी के कम्युनिटी को तो कोई नुकसान या फायदा नहीं हो रहा। तो एमसीक्यू पूछ सकता है भाई इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हर वक्त अंदर होते हैं। कनेक्टेड जो हर वक्त कनेक्टेड होते हैं कंपनी के साथ, शेयर होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, बैंक्स, ये सब कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं। जबकि गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, एजेंसी रिलेशन और एजेंसी प्रॉब्लम। इसके बाद आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, एजेंसी रिलेशन और एजेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, पहले जरा एजेंसी रिलेशन समझें। प्रीवियसली भी आपने कई पेपर्स में ये बात पढ़ी होगी कि व्हाट इज बेसिकली एजेंसी रिलेशन। कंपनी के भाई रियल ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कैश। कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कैश। ठीक है, लेकिन आपको पता है शेयर होल्डर्स बिजनेस रन नहीं करते, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को टू रन बिजनेस ऑन देयर बिहाफ एंड मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। इसीलिए कहा जाता है कि यार डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट? ये होता है एजेंसी रिलेशन, कि एक बिजनेस के रियल ओनर्स हैं शेयर होल्डर्स। सर रियल ओनर्स शेयर होल्डर्स क्यों है? बेटा पैसा उन्होंने लगाया, लेकिन बिजनेस ये लोग नहीं चलाते, ये लोग डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना सैलरी पे। इनको कहते हैं हमारे बेहाफ पे बिजनेस रन करो और हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज करो। डायरेक्टर्स उनके एजेंट्स हैं, दिस इज एजेंसी रिलेशन। लेकिन आजकल एक चीज नजर आती है, डायरेक्टर्स आर नॉट वर्किंग
फॉर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डायरेक्टर्स आजकल वो रखा क्यों गया था उनको भाई? डायरेक्टर को रखा क्यों गया था? मैं किसी को 2-3 लाख रुपए सैलरी क्यों दे रहा हूं कि तुम मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज करो? लेकिन आजकल एक चीज देखी जा रही है, डायरेक्टर्स आर नॉट वर्किंग फॉर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। कि डायरेक्टर्स को रखा गया था शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, लेकिन देखा ही जा रहा है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम ही नहीं कर रहे। एजेंसी प्रॉब्लम में आ गई है। डायरेक्टर से पूछा जाता है कि यार थोड़ी तो आप मॉरल वैल्यूज रखें। हम आपको 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं इसलिए कि आप हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज करें, लेकिन आप तो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज ही नहीं कर रहे। तो डायरेक्टर्स एक बात जवाब देते हैं कि भाई हम तो डीमोटिवेटेड है। आप 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाओगे तो भी हमें 2 लाख रुपए महीना मिलेगा, और आप 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाओगे तो भी हमें 2 लाख रुपए महीना मिलेगा। तो हम क्यों ज्यादा मेहनत करें? बेहतर है ना हम 50 लाख के लिए मेहनत करें, क्योंकि 50 लाख में भी हमें 2 लाख रुपए महीना मिलना है और 5 करोड़ में भी हमें 2 लाख रुपए महीना मिलना है। तो क्यों हम ज्यादा मेहनत करें? हम क्यों जो है वो एक्स्ट्रा वेल्थ के जनरेट करके दें? हम जो है वो बेटर है कम अरसे के लिए काम करें, 5 लाख रुपए ही कमाएं, 50 लाख रुपए आपको कमा के दे। क्यों 5 करोड़ के लिए ज्यादा मेहनत करें? क्योंकि हमें तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो एजेंसी प्रॉब्लम में डायरेक्टर जो है ना वो डीमोटिवेटेड है। वो कह रहे हैं बिजनेस 2 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है, 50 लाख कमाता है, 1 करोड़ कमाता है हमारी वजह से, हमें वही 2 लाख मिलते हैं। तो इसके लिए ना कुछ स्कीम्स रखी गई हैं। कुछ स्कीम्स रखी गई हैं टू मोटिवेट डायरेक्टर्स, ठीक है। एक स्कीम कहलाती है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, और एक स्कीम कहलाती है शेयर ऑप्शन स्कीम। ये दो स्कीम्स हैं जिनसे डायरेक्टर्स मोटिवेट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, शेयर ऑप्शन स्कीम। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पता है क्या होती है? आप इनको बोनस दो, कमीशन दो, 5% ऑफ प्रॉफिट। जब इनको 5% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा तो ये क्या चाहेंगे? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो तो शेयर होल्डर को भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। एक और इनके लिए ऑप्शन है शेयर ऑप्शन स्कीम। आप इनको कंपनी के शेयर्स दे दो। जब आप इनको शेयर्स दोगे तो इनकी क्या कोशिश होगी? शेयर प्राइस बढ़ाई जाए, और जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी भी वेल्थ बढ़ जाएगी। अच्छा भाई, तो एजेंसी रिलेशन क्या होता है? एजेंसी रिलेशन होता है कि डायरेक्टर्स जो है ना बेसिकली एजेंट्स हैं शेयर होल्डर्स के। क्यों एजेंट्स हैं? यार बिजनेस के असल ओनर्स जो है ना वो शेयर होल्डर्स हैं, पैसा उन्होंने लगाया। बिजनेस के असल ओनर्स हैं शेयर होल्डर्स, पैसा उन्होंने लगाया। उन्होंने डायरेक्टर को 2 लाख रुपए महीना पे अपॉइंट किया है कि आप यार बिजनेस हमारे राह पे लिहाज से चलो और हमें पैसे कमा के दो। एजेंसी रिलेशन ये है। लेकिन डायरेक्टर्स आजकल जो है ना इनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे, डीमोटिवेटेड है। कह रहे हैं यार इनको 50 लाख कमा के देते हैं तो भी 2 लाख महीना मिलता है, 5 करोड़ कमा के देते हैं तो भी 2 लाख महीना मिलता है, इसलिए बेहतर है ज्यादा मेहनत ही ना करो। दिस इज एजेंसी प्रॉब्लम। तो कुछ स्कीम्स है जिससे डायरेक्टर्स को मोटिवेट किया जाता है। एक है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कि आप इनको 5% ऑफ प्रॉफिट का बोनस या कमीशन दे दें, जो इनको इनकरेज करेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए, और जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लाएंगे तो शेयर होल्डर्स का भी फायदा होगा। या फिर आप इनको शेयर्स दे दें, क्योंकि जब आप इनको शेयर्स देंगे ना तो इनकी कोशिश होगी शेयर प्राइस बढ़ाई जाए, और शेयर प्राइस बढ़ाने के चक्करों में जाहिर सी बात है इनको अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ानी पड़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ाने पे काम करना होगा, ठीक है। लास्ट इशू इस पेज पे आपको एक डील करना है, व्हाट इज वैल्यू फॉर मनी। कई बार आप सुनते होंगे फला चीज वैल्यू फॉर मनी दे रही है, फला चीज वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रही, फला चीज वैल्यू फॉर मनी दे रही है, फला चीज वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रही। तो अभी वैल्यू फॉर मनी क्या है? देखो वैल्यू फॉर मनी कहते हैं 3 ईज की अचीवमेंट को। पहला ई इकोनॉमी है, दूसरा ई एफिशिएंसी है, और तीसरा ई इफेक्टिवनेस है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब है बिजनेस 3 ईज अचीव करे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब है चीज सस्ती ली जाए,
एफिशिएंसी का मतलब है मोर आउटपुट दे फ्रॉम लेस इनपुट, और इफेक्टिवनेस का मतलब है इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड। वैल्यू फॉर मनी का मतलब है बिजनेस 3 E's अचीव करे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब है चीज आपको सस्ती मिले, एफिशिएंसी का मतलब है कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट दे, और इफेक्टिवनेस का मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पेट्रोल और सीएनजी का कंपैरिजन किया, तो ये बात सबको पता है ना, सीएनजी सस्ती होती है पेट्रोल से पास्ट में, अब तो खैर महंगी हो गई। सीएनजी पेट्रोल से पास्ट में सस्ती होती थी, तो जब पास्ट में सस्ती होती थी आप सीएनजी डलवाते थे तो आपको इकोनॉमी मिल रही होती थी ई। फिर क्या सीएनजी कम इनपुट में ज्यादा माइलेज देती थी पेट्रोल के मुकाबले में? यस, तो वो आपको एफिशिएंसी भी देगी। बट सीएनजी या पेट्रोल डालने का मकसद क्या था? गाड़ी चले। क्या सीएनजी से गाड़ी चल रही थी? यस, तो वो इफेक्टिवनेस भी अचीव करवा ली थी। हेंस इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, तीनों ईज आपने अचीव कर ली। सिमिलरली लेट सपोज आपके पास 2 एम्प्लॉइज हैं, सही है, लेट सपोज आपके पास 2 एम्प्लॉइज हैं, दोनों का आपने इंटरव्यू किया किसी एक्वायर करने के लिए। एक ने कहा मैं 5,000 रुपए लूंगा, दूसरे ने कहा मैं काम को 3,000 में कर दूंगा। आपने 3,000 वाला बंदा हायर कर लिया, तो 3,000 वाला बंदा हायर किया तो आपको इकोनॉमी मिल गई सस्ती। फिर 5,000 वाला बंदा कह रहा था कि मैं 8 घंटे काम करूंगा दिन में, दूसरे ने कहा मैं 9 घंटे काम करूंगा। क्या मोर आउटपुट दूसरा वाला दे रहा है? एफिशिएंसी मिल गई। बेटा किसी भी बंदे को रखने का मकसद क्या था? ऑब्जेक्टिव अचीव होना। तो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? यस, इफेक्टिवनेस भी मिल गई। हैंस वो बंदा वैल्यू फॉर मनी। आपको मटेरियल खरीदना था, एक सप्लायर दे रहा है 3 पर केजी का, एक सप्लायर दे रहा है 2 पर केजी का। आपने 2 पर केजी वाला ले लिया, सस्ता ले लिया ना, इकोनॉमी मिल गई। ठीक है, अच्छा इसमें 10% वेस्टेज था, 90% आउटपुट था, उसमें 5% वेस्टेज है, 95% आउटपुट है। आउटपुट कौन ज्यादा दे रहा है? ये वाला। आपने ये ले लिया, एफिशिएंसी मिल गई। बेटा कोई भी मटेरियल यूज करने का मकसद क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? कि प्रोडक्ट बने, वो बन गई तो इफेक्टिवनेस भी अचीव हो गई। हेंस आपको तीसरा ई इफेक्टिवनेस भी मिल गया, तो आपको इस मटेरियल ने वैल्यू फॉर मनी दे दी। तो कभी भी जो है वो वैल्यू फॉर मनी का मतलब 3 E's की अचीवमेंट, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ठीक है, लास्ट अब एक पेज आपको दे रहा हूं, इसको डिस्कस करके फिर हमारा सिलेबस एंड होता है। ये व्हाट्सएप पे आपके पास आ गया। दो चीजों में फर्क समझना है आपको, फाइनेंस जनरेशन और फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा फाइनेंस जनरेशन है कि आपने पैसा जनरेट किया है, कमा लिया है, अब ये पढ़े पढ़े तो जाया हो जाएगा, तो आपने फिर इस पैसे को क्या करना है? मैनेज करना है। ये आपने काफी लोगों से सुना होगा कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, असल बात है उस कमाए हुए पैसे को क्या करना? मैनेज करना। तो हमें असल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है कि यार आप अपने पैसे की प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर कंट्रोल रखें उस पर, और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करें। जैसे आपने बस पैसा कमा लिया तो वो थोड़ी काफी है, वो तो पड़े पड़े टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जैसे जाया हो जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग करें कि यार कहाँ इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर कंट्रोल रखें कि बेकार जगहों पे इन्वेस्ट ना करें, और प्रॉपर डिसीजंस लें कब इन्वेस्ट करना है, कब विड्रॉ कर लेना है। ये 3 काम करेंगे तो आपका पैसा मैनेज रहेगा, क्योंकि जनरेशन एक काम होती है कमा लिया, अब उस कमाए हुए पैसे को मैनेज करना इज बेसिकली मैनेजमेंट।
अच्छा, फिर हमारा बेटा सेकंड लास्ट एजेंडा है, ये भी आपने अर्लियर स्टडीज में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जो आप अपने F3 F7 पेपर्स में पढ़ते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो आप F2 F5 F9 में पढ़ते हो। इनमें डिफरेंसेस आपने अर्लियर स्टडीज में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेट करती है सिर्फ पास्ट से, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट करती है पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। ये आपने देखा होगा, आपने कभी भी अपनी F3 F7 पेपर्स में ना, कभी भी अपने F3 F7 पेपर्स में ना बजट्स नहीं बनाए होंगे आपने, सिर्फ पीएनएल बैलेंस शीट पे काम किया होगा, क्योंकि पीएनएल बैलेंस शीट सिर्फ किसकी होती है, पास्ट की होती है। सही है। जबकि आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पीएनएल बैलेंस शीट भी बनाते हो और बजट्स भी बनाते हो। कभी आपने एफसीएसएन पेपर में बजट्स नहीं बनाए होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट को देखती है, मैनेजमेंट पास्ट और फ्यूचर दोनों को देखती है। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना लीगल रिक्वायरमेंट है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना लीगल रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है ना वो आईएएस देता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी नेचर के होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट्स जो है मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं। आप बताओ ना, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी नॉन फाइनेंशियल आइटम्स नहीं लेते, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल आइटम्स भी लेते हो और नॉन फाइनेंशियल आइटम्स भी लेते हो। ठीक है, ये डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग याद रखिएगा। लास्टली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। पास्ट में ये देखा गया है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भाग रही होती थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भाग रही होती थी। ठीक है, 5 मिनट्स। पास्ट में देखा गया था कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के पीछे भागती थी, प्रॉफिट्स बढ़ा लें, कॉस्ट मिनिमाइज कर लें, सिर्फ फाइनेंशियल चीजों के पीछे भागती थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर फोकस हुआ कि यार नहीं यार, क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नॉन फाइनेंशियल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब अगर आज के दौर में कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल के पीछे भागे ना, तबाह हो जाएगी। कंपनी सिर्फ नॉन फाइनेंशियल के पीछे भागे ना, तबाह हो जाएगी। आज का दौर है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स का। कॉर्पोरेट मींस फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल, दोनों पे आपको तवज्जो देनी है। ठीक है, यू कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन फाइनेंशियल, यू कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन नॉन फाइनेंशियल, यू शुड रिलाई ऑन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। मींस आजकल जो दौर है ना वो किसका है बेटा, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, यहाँ बेटा अब आपके सिलेबस की तमाम तर चीजें कंप्लीट हो गई हैं। सही है, तो आपको मैंने एक थियोरेटिकल स्टफ जो इसका रह गया था वो भी डील करा दिया। जरा फाइनली इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सुन लें, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, इस पे हम 10 मिनट बात कर लें, फिर आपकी क्लासेस हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, शुरू में आपको बताया गया था कि आपके पेपर में 6 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, दूसरा सेक्शन है आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, चौथा रिस्क मैनेजमेंट, पांचवा बिजनेस वैल्यूएशन और छठा वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, ये 6 तो सेक्शंस हैं, बाकी इसके अलावा मैंने आपसे कहा था
इस्लामिक फाइनेंस है, और ये आपके पास थोड़ा सा स्टफ है इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये जो आखिरी दो स्टफ है ना, इनको तो आप एक्सपेक्ट करें एमसीक्यूज में, ठीक है। अच्छा, अब आपके पेपर के अंदर जो है ना वो 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए जिसमें 15 एमसीक्यूज आएंगे, सेक्शन बी जिसमें 3 एमटीक्यूज आएंगे, और सेक्शन सी जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। अब हमें पता क्या क्या, देखो जो आपका पहला सेक्शन है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसके बारे में हमें पता है कि एक तो 20 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है। बाकी आपके पास एमटीक्यू में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। एक पक्का लॉन्ग क्वेश्चन इसका होगा 20 नंबर में से, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सेक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ठीक है। एमसीक्यू एमटीक्यू तो कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा, ये जो रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन है ना, इनके बारे में कंफर्म है कि एक एमटीक्यू रिस्क से होगा, एक एमटीक्यू बिजनेस वैल्यूएशन से होगा, और इनके बारे में कंफर्म है कि इनसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। 20 नंबर वाला जो है ना, वो कोई इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इनसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इनसे एक एमटीक्यू है पक्का, और जाहिर सी बात है एमसीक्यू भी आ सकते हैं इनसे। एमसीक्यू तो खैर अक्रॉस द सिलेबस कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन अब बाकी सेक्शंस के बारे में ना हमें कुछ नहीं पता। वैक, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल से लॉन्ग आए, एमसीक्यू है, एमटीक्यू है। एग्जामिनर ने क्लियर कर दी है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके अप्रेजल से और एक एमटीक्यू रिस्क से और एक एमटीक्यू बिजनेस वैल्यूएशन से, यानी कि आपको 40 नंबर का पेपर पता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन अप्रेजल से होगा, एक एमटीक्यू रिस्क मैनेजमेंट से होगा, और एक एमटीक्यू आपके बिजनेस वैल्यूएशन से होगा, ठीक है। तो आप जब रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन की प्रिपरेशन करें तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, कोई आपको इसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस ना भी करने तो चलेगा, आप इनके एमटीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अच्छा, अब तैयारी कैसे करनी, देखिए आप जो है ना सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करें, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करें। जैसे सबसे पहले आप अपना सेक्शन उठाते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, ठीक है। अच्छा, 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है, पूरा रजिस्टर करें, रिवाइज जितने मैंने आपको सवालात कराए, ठीक है। रजिस्टर रिवाइज करने के बाद जो है आप कैप्लन की टेक्स्ट रीड करें, कैप्लन की टेक्स्ट में इसके चैप्टर्स हैं वो आप रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप कैप्लन की किट उठाएं और इसके एमसीक्यूज और एमटीक्यूज सारे अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। और फिर आप 2013 टू 2018 के पास्ट पेपर उठाएं और उधर से इसके क्वेश्चंस कर लें। किट से ना आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है, किट मैंने सिर्फ दिलवाई है एमसीक्यूज एमटीक्यूज के लिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पास्ट पेपर में मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज एमटीक्यूज आपको पता है पास्ट पेपर में पब्लिश नहीं होते, इस वजह से उसके लिए हमें किट पे रिलाई करना पड़ता है। आपने इन्वेस्टमेंट रिजल्ट उठाया, पूरा रजिस्टर रिवाइज किया, पूरी कैप्लन की टेक्स्ट रीड की, कैप्लन की किट से इसके एमसीक्यू एमटीक्यू कर लिए, 2013 से 18 में इसके पास पेपर्स कर लिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आपका अप्रेजल सेक्शन पूरा प्रिपेयर हो गया, ठीक है। आप फिर उठाएं वैक का सेक्शन, रिपीट, रजिस्टर रिवाइज किया, कैप्लन की टेक्स्ट रीड की, कैप्लन की किट से एमसीक्यू एमटीक्यू अटेम्प्ट कर लिए, 2013 से 18 के सारे पास पेपर्स कर लिए, निपटा दिए, कहानी खत्म, ठीक है। फिर आप जाएं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे, रिपीट करें रजिस्टर, कैप्लन टेक्स्ट रीड, किट से एमसीक्यू एमटीक्यू, 2013 से 18 के सारे पास पेपर्स कर लिए। अच्छा, लेकिन जब आप रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन पे जाते हैं ना, उसमें रजिस्टर रिवाइज करें, टेक्स्ट रीड करें कैप्लन की, किट से एमसीक्यू एमटीक्यू करें, नो नीड टू डू लॉन्ग क्वेश्चन। इनके लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग में ही आने नहीं। इस तरह कर करके प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। हर सेक्शन की रिवीजन हो जाएगी। अगले 10-15 दिन में ये काम कर लो। आखिरी 2-3 दिन के लिए किट के पीछे या इंटरनेट पे आपके पास जो है
वो एसीसी की तरफ से 2-3 मॉक्स होते हैं, वो अटेम्प्ट करो, अपना सेल्फ असेसमेंट ले लो, तो बात जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गई। बाकी आपको कोई सवाल हो, कुछ चौकट करते टाइम कोई मसला हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि टॉपिक्स जो है वो आपको कोई रिवाइज करना है, कुछ करना है, तो अब जाहिर है फिजिकल क्लास के बच्चों के पास तो ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो टीचर को अप्रोच कर सके, लेकिन आपने तो डे वन से कल्चर ये रखा हुआ था कि आपने टीचर को अप्रोच ही नहीं करना था, तो आपने मुझसे उसकी वीडियो मांगनी है, आपको वीडियो मिल जानी है। ठीक है, करें इस तरह। पेपर कैसा हो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में फिर हमारी मुलाकात रहेगी। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।